नमस्कार दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्लास 9th की बुक है, चैप्टर 3 एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में है। मैं आप लोगों को पूरा हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बता दूं। मैंने एक लेक्चर दोस्तों रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें आप लोगों को मैंने कुछ चीजें इसमें बता दी थी। आज मैं दोस्तों उसके आगे का बताऊंगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का आगे का सब क्लियर हो सके। उसके बाद ही इस वीडियो पर आइएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं उस चीज से आगे का बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का कोई चीज छूटे ना। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने यहाँ तक बता दिया था। आज दोस्तों बताना था आप लोगों को एटॉमिक मास के बारे में। अब ध्यान से आप लोग दोस्तों सुनिएगा, एटॉमिक मास होता क्या है। बस दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों को सुनते ही याद हो जाएगा पूरा पूरा चीज। क्योंकि एनसीईआरटी में उस तरीके से चीजें लिखी गई हैं कि अगर आप लोग एक सीक्वेंस में इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को दिमाग में वो चीजें छपती हुई चली जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस आप लोगों को उस चीज को एक बार सुनना है सिर्फ, बस। उसके बाद जो चीजें आप लोगों को दोस्तों लगे इम्पोर्टेंट है, कृपया करके उसको नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए दोस्तों, मास जो होता है, मास क्या होता है, मास की बात करें तो एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का भार। भार मतलब होता है मास। जैसे कि मैंने दोस्तों हाइड्रोजन का आविष्कार किया, मान लीजिए कोई भी चीज हो, किसी भी साइंटिस्ट ने जैसे हाइड्रोजन का आविष्कार किया, नाइट्रोजन का आविष्कार किया, तो अब उन लोगों को आविष्कार तो हो गया। अब ये दिक्कत आ रही थी कि उसका भार कितना है। तो उन लोगों ने जो उसका मास जो मेजर किया, मास को जो नापा, उसी को एटॉमिक मास कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब ये मास नापा जा रहा था तो उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतना इतना आसान नहीं था कि हम किसी भी एलिमेंट्स का मास तुरंत निकाल सकें। इसलिए चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे मास को नापा गया। ये चीजें देखिए दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें इसमें ये भी आप लोगों को बताया गया है। लेटेस्ट टेक एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की अगर बात हम लोग करेंगे तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना हुआ है जो है कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो दोस्तों ये मिलकर के बना हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमारा दोस्तों क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। यह एक जहरीली गैस है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें बात करें कि अगर इसकी बात करें तो इसमें कार्बन कितना है? 4 ग्राम है। ऑक्सीजन इसमें दोस्तों 3 ग्राम हमारा कार्बन है, उसके बाद 4 ग्राम ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 4/3 इन मास ऑफ ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन्स का जो मास है वो 4/3 में है। तो पहले दोस्तों इस प्रकार से इसको लिखा जाता था। लेकिन अब देखिए, इसको अगर एटॉमिक मास यूनिट को बताना हो तो पहले इसके संक्षिप्त फॉर्म के रूप में AMU लिखा जाता था। जैसे कि अगर हमने कहा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मान लीजिए 1 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो हम 1 लिखने के बाद AMU लिखते थे। AMU इस प्रकार बताता था पहले के समय में कि यह उसका भार है, हाइड्रोजन का भार 1 यूनिट है, तो इसको AMU लिखा जाता था। लेकिन बाद में IUPAC ने इसको बदल दिया। IUPAC क्या है दोस्तों? IUPAC इंटरनेशनल एजेंसी है, संस्था है दोस्तों, जो एलिमेंट्स को नामकरण करती है। एलिमेंट्स जो जो चीजें खोजी जाती हैं उन सभी चीजों को लेती है। तो इसने इसे जो हमारा भार था उसको अब AMU न लिख करके उसने क्या लिखना प्रारंभ कर दिया? यू। केवल उसने दोस्तों क्या प्रारंभ कर दिया लिखना? यू। तो अब हम लोगों ने जो केवल हम लोग लिख रहे थे पहले के समय में AMU लिख रहे थे, अब हम लोग AMU न लिख करके केवल यू लिखा जाता है।
ठीक है। तो संक्षेप में आपको ये समझना है दोस्तों, जो आप पहले अगर किसी भी एलिमेंट्स का अगर आप लोगों को मास बताना हो, तो मतलब अगर वह मास 2 यूनिट है तो आप लोग लिखते थे पहले के समय में 2 AMU। लेकिन अब IUPAC जब से आया है तो उसने कहा AMU नहीं लिख करके केवल 2U लिखो, तो इसका मतलब वही होगा जो उसका भार रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब बात आती है कि किस प्रकार से भार मापा जाता था। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रारंभ में बात किया जाए तो प्रारंभ में सभी तत्वों को, जैसे ऑक्सीजन को ले लिया जाता था, ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती थी। ऑक्सीजन से दोस्तों क्रिया मतलब रिएक्शंस कराई जाती थी। जब ऑक्सीजन से रिएक्शंस कराने के बाद हमें उसका भार पता चलता था। जैसे कि लैब में जाते थे दोस्तों, अगर आप लोगों को बताया जाए तो आप लोग ऐसे समझिए दोस्तों, लैब में जाया जाता था। लैब में जाते थे हम लोग, तो वहां पर ऑक्सीजन रहता था। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन का जैसे भार पता करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता था। तो ऑक्सीजन का एक निश्चित यूनिट होता था दोस्तों। तो उसके सापेक्ष में हमें, जैसे ऑक्सीजन का जो है एक यूनिट होता था, उसके सापेक्ष में हाइड्रोजन का मान कितना आ रहा है इस चीज को बता दिया जाता था। जैसे कि अगर कहा जाए हाइड्रोजन हमारा मान लीजिए 3 आ रहा है मापने पर, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, होता नहीं है 3, 3 आ रहा है। अब ये मान लीजिए हमारा 16 जो है किसका है, ऑक्सीजन का। टोटल भार आ गया कितना, 18 आ गया। तो इसमें यह मान लिया जाता था, पहले तो 16 ऑक्सीजन का है ये है, तो फिर 3 कितना किसका बचा, हाइड्रोजन का बचा। तो हाइड्रोजन 3 जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा। इसी प्रकार अगर कहा जाए, मान लीजिए ऑक्सीजन को कार्बन के साथ क्रिया करवाया जा रहा है, तो कार्बन का मान लीजिए 12 है। कार्बन का कितना है दोस्तों, 12 है। तो पहले कितना था, ऑक्सीजन का 16 था, प्लस 12 और मिला, तो मिलकर के कितना बना दोस्तों, 28 बना। तो 16 तो ऑक्सीजन का था, बचा हुआ जो होगा 12 वह किसका होगा, कार्बन का होगा। इस प्रकार से प्रारंभ में देखा जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा करके एलिमेंट्स को फॉर्म कर लिया जाता था, उसका भार पता कर लिया जाता था, मास कितना है। ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों से तुरंत रिएक्ट करता है, रिएक्शंस कर लेता है। ऑक्सीजन जो होता है बहुत सारे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सभी तत्वों से, एलिमेंट्स से यह तेजी से अपना क्रिया कर लेता है, रिएक्ट करता है और चीजों की तुलना में। इस कारण से ये क्या होता था कि क्या हुआ था दोस्तों, ऑक्सीजन को अधिक मात्रा में लिया गया था। ठीक है। लेकिन अब अगर बात किया जाए 1961 से यह कार्बन 12 आइसोटोप को चूज किया गया है स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मापने के लिए आज के समय में कार्बन 12 आइसोटोप को यूज किया जा रहा है, न कि ऑक्सीजन को। किसने इसको माना, इसको मानने वाला है हमारा संस्था IUPAC। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों कार्बन 12 आइसोटोप क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह। कार्बन 12 आइसोटोप होता क्या है। इमेजिन करिए कि आप लोगों ने गए हैं एक तरबूजा लेने आप लोग दुकान पे गए हैं। तो ये दोस्तों आप लोग दुकान पे गए तरबूजा लेने, यहाँ पर तरबूजे वाले ने कहा यार हमारे पास तो कोई पार्ट है नहीं, एक काम करते हैं ये जो तरबूजा है इसको उसने 12 भागों में बांट दिया, मतलब इस तरबूजे का उसने 12 भाग में डिवाइड कर दिया। 12 भाग में से अब उसने एक भाग आपको दे दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना दोस्तों 1/12। उसी प्रकार कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब है 1/12 कार्बन। कार्बन का एक भाग, 12 में से एक भाग आप लोगों को दिया गया है, किस चीज के लिए, उसके मास को, ताकि आप लोग मेजर कर सको। तो इसी कारण से कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया है दोस्तों। आइसोटोप को इसलिए लिया गया है क्योंकि हम उसको भार को आसानी से माप सकें। ये कब लिया गया है दोस्तों, लिया गया है 1961 में। ठीक है, IUPAC के द्वारा। तो अब किसी भी तत्व को अगर मापना हो उसके मास को, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं, किसका, कार्बन 12 आइसोटोप का।
अब देखिए कुछ तत्वों के यहाँ पर कुछ तत्वों का दोस्तों यहाँ पर एटॉमिक मास दिया गया है। एटॉमिक मास आप लोगों को दोस्तों मैं करवा दूंगा। लगभग 20 या 25 ठो याद करना पड़ता है, जिसमें आप लोगों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उसके आ, उसमें कितने आवेश हैं दोस्तों, उसमें कितने उसके क्या बोला जाता है दोस्तों उसको, हाँ, एटम को आयन कितने हैं, ये सभी चीजें याद करनी पड़ती है। जैसे उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, उसमें कितने आयन रहते हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ चीजों का दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखा जाए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है। इसी प्रकार कार्बन जो होता है दोस्तों 12 होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, 14 होता है। सोडियम 23 होता है। सल्फर जो होता है 32 होता है। क्लोरीन जो होता है 35.5 होता है। कैल्शियम जो होता है 40 होता है। ठीक है, ये दोस्तों कुछ एलिमेंट्स थे जिसके एटॉमिक मास दिया गया है। अब कह रहा है कि एटम किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एटम किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए कुछ कह रहा है कि जो एटम होते हैं दोस्तों वो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स या उसके आयन के रूप में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या हाइड्रोजन आप लोग देख सकते हैं, कहोगे नहीं। हाइड्रोजन जो होता है एग्जिस्ट आसानी से नहीं करता, यह अपने मॉलिक्यूल्स के साथ रहता है। जैसे कि जल अगर देखा जाए दोस्तों, जल किससे मिलकर के बना है, H2O से मिलकर के बना है। यही मॉलिक्यूल्स हुआ, H2O मतलब एक से अधिक जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन भी मिला, ऑक्सीजन भी मिला। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके मॉलिक्यूल्स बनाया दोस्तों। तो वही जो मॉलिक्यूल्स होता है वही हमें दिखाई देता है। तो अगर हम लोग कहें कि किस प्रकार से एटम एग्जिस्ट करते हैं तो कहोगे कि एटम जो होते हैं वह या तो आयन के रूप में रहते हैं या अपने मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं। वह स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं। इतना तो आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। आप लोगों को बताना है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो कृपया करके आप लोग जरूर उसको बताइए। वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटॉमिक विथ नेक्ड आइज। क्या कारण है कि हम लोग जो है एटम को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। कारण यह है दोस्तों क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। अब आप लोगों को बताना है मॉलिक्यूल्स क्या होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या है, जनरली अगर देखा जाए तो दो या दो से अधिक जब एटम जो होते हैं दोस्तों केमिकली बॉन्डेड टुगेदर जब होते हैं, मतलब दो या दो से अधिक एटम जब मिलते हैं केमिकली बहुत, मतलब वो पकड़े रहते हैं एक दूसरे को, तो जो एक से अधिक जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है दोस्तों उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ए मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of elements or a compound that is capable of independently exist and show all properties of that substance। तो ये दोस्तों आप लोगों सीधा से समझिए कि अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ पर हो गया CO2। ये दोस्तों एक मॉलिक्यूल्स हुआ, किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, कार्बन से मिलकर के बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों वही एक मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स मतलब दोस्तों दो, एक या एक से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं, एक से अधिक एलिमेंट्स जब मिलते हैं टाइटली एक दूसरे से बंधते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। या तो देखिए दोस्तों, जो एटम होते हैं, जब जब भी हम एटम्स की बात करते हैं, एटम कई प्रकार के होते हैं। जैसे दोस्तों कि कुछ कहा जाए, अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज, आर्गन को हम लोग Ar लिखते हैं, हीलियम को H लिखते हैं। ये सभी वन एटम के एलिमेंट्स हैं, मतलब केवल एक ही चीज से मिलकर के बना होता है। अगर हम लोग कहें कि आर्गन, तो कहोगे केवल Ar। अगर हम लोगों ने बोला हीलियम, तो बोलोगे H ही। अगर हम लोगों ने कहा दोस्तों आर्गन ले लेते हैं या हीलियम लेते हैं, तो इसको हम लोग केवल इसी प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन्स को, ऑक्सीजन्स की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन को हम केवल O नहीं लिखते हैं, हमेशा O2 लिखते हैं। यह दो चीजों से मिलकर के बना होता है, मतलब दो ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। इसे इसीलिए इसको बोला जाता है इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन को। इसी प्रकार कुछ एटम ऐसे होते हैं जो दो से अधिक चीजों से मिलकर के बना होता है, जैसे ओजोन। ओजोन जो होता है दोस्तों, वह दो से अधिक ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। इसी कारण से इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओजोन जो होता है, यह दो से न बल करके बल्कि दो से अधिक आइटम से मिलकर के बना होता है। इन जो ये चीजें हैं, इन्हीं को बोला जाता है दोस्तों, क्या, इन्हीं को बोला जाता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी एटोमिसिटी क्या होता है दोस्तों? एटोमिसिटी से हमें यह पता चलता है कि कोई मेटल या नॉन मेटल कितने चीजों से मिलकर के बना होता है। जैसे कि बात करें, जैसे यहाँ पर कुछ नॉन मेटल की बात किया जा रहा है, कुछ नॉन मेटल दिए गए हैं। जैसे आर्गन की अगर बात करें, तो मोनो एटॉमिक होता है। मोनो मतलब दोस्तों एक, डाई मतलब होता है दोस्तों दो, टेरा मतलब होता है दोस्तों तीन, और पॉली मतलब होता है दोस्तों चार। तो देखिए, तो आर्गन, हीलियम, ये मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन कितने से मिलकर के बना होता है? ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, तो ये O2 होता है, ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है। हाइड्रोजन भी H2 लिखते हैं, यह भी डाई एटॉमिक होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो N2 लिखते हैं, नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक होता है। क्लोरीन की बात करें तो Cl2 होता है, ये भी डाई एटॉमिक होता है। इसी प्रकार फास्फोरस की बात करें तो इसको हमेशा हम लोग लिखते हैं P3 लिखते हैं, इस कारण से ये दोस्तों टेरा एटॉमिक हुआ। सल्फर की बात करें तो दोस्तों इसको लिखते हैं S4। यह हमेशा क्या होता है दोस्तों? पॉली एटॉमिक होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एटोमिसिटी क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताने जा रहा हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, जब बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ डिफिनिट प्रोपोर्शंस में जुड़ते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे देखा जाए जैसे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जल देखा जा रहा है, जल मतलब वाटर। वाटर में देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित रेशियो मतलब मास में बना हुआ है। हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है दोस्तों। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। एटॉमिक मास दोस्तों 16 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, इसलिए एक का एक होता है तो दो का टू हो जाएगा। तो इनका अगर रेशियो देखा जाए दोस्तों, 2 × 2 2 8 16, मतलब 1 और 8 के रेशियो में ये पाए जाते हैं। इनका रेशियो हमेशा दोस्तों 1 और 8 का रहता है। फिर अगर देखा जाए यहाँ पर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अमोनिया। अमोनिया देखा जाए तो इसमें नाइट्रोजन रहता है, NH3 होता है दोस्तों। इसका रेशियो देख लेते हैं। नाइट्रोजन दोस्तों हमारा, इसका एटॉमिक मास होता है 14। हाइड्रोजन दोस्तों 3 दिया है तो 3 हो गया। तो 14 और 3 के रेशियो में ये पाया जाता है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों? CO2।
कार्बन कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन अभी को आप लोगों को मैंने बताया था 16 16 होता है। लेकिन इसमें दो ऑक्सीजन है तो एक, इसलिए इसको लिख देंगे 16 to 2, तो ये हो जाएगा 32। अब इसको काटते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा मास में। तो इस प्रकार से कोई भी कंपाउंड जो होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, वह भी एक निश्चित रेशियो में रहता है, निश्चित मास में रहता है। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं भी ले जा रहे हैं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3 और 8 रहेगा। जैसे हम वाटर कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो रेशियो रहेगा 1 और 8 का ही रहेगा। जैसे अमोनिया कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो रेशियो होगा वो 14 और 3 का ही रहेगा। इसी चीज को यहाँ पर दोस्तों उसने बताया है, किस प्रकार से बताया है इसको देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 1 1 1/1 और 2। मतलब हाइड्रोजन एक होता है दोस्तों, इसमें एक होता है, मास भी एक होता है। और यहाँ पर मास रेशियो दिया गया है, अपॉन एटॉमिक मास दिया गया है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16। इसको लिखा जाता है 8/16 1/2। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो रेशियो बन रहा है हमारा H2O का, जिसमें हाइड्रोजन दोस्तों, H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो यही 2 और 1 का रेशियो लिखा गया है। अब आगे हम लोग दोस्तों चलते हैं, आगे क्या है, व्हाट इज एन आयन, आयन क्या होता है। अब हम लोग दोस्तों आगे पढ़ेंगे कि आयन क्या होता है, राइटिंग केमिकल फार्मूला सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों, अभी बहुत सारा है, चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आयन, आयन क्या दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, चलिए बता दे रहा हूं आयन आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आयन, आयन, आयन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी अगर कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेसिस, देखिए कोई भी अगर कंपाउंड्स हो, कंपाउंड्स मतलब कोई भी अगर मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वह अपने ऊपर कोई न कोई चार्ज लिया रहता है। जैसे कि अगर हम लोग देखा है, जैसे क्या देखा जाए दोस्तों, जैसे NaCl देख लेते हैं। NaCl सबको पता है, NaCl क्या होता है, ये एक नमक होता है। तो इसमें इसने अपने ऊपर चार्ज लिया है, Na+ का चार्ज लेता है, Cl- का चार्ज लेता है। ठीक है, ये दोस्तों फिक्स रहता है, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है हमेशा। जैसे जब हम फार्मूला लिखते हैं तो ये नहीं लिखते हैं कि Na+ होता है, Cl- होता है। इसको तब लिखा जाता है जब हमें बैलेंस करना पड़ता है चीजों को। तो ये दोस्तों एक हमेशा अपने ऊपर चार्ज लिए रहते हैं, जिसे जो चार्ज लिए रहते हैं उसी को आयन बोलते हैं। दोस्तों आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, जो निगेटिव वाला पार्ट होता है चार्ज का उसे हम एनॉयन बोलते हैं। एनॉयन जो निगेटिव वाला रहता है, मतलब Cl- वह Cl- है तो एनॉयन हो गया। इसी प्रकार जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं कॉशन। कॉशन, CATION, कॉशन किसको बोलते हैं दोस्तों, जो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव को आयन, एनायन, और जो पॉजिटिव होता है उसे कॉशन बोलते हैं। तो क्या मैं आप लोगों को एक दूं दोस्तों, जैसे मैंने बोला HCl, HCl में H+ है, Cl- है। इसे दोस्तों क्या बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे। तो देखिए, जो H+ है उसे हम लोग बोलेंगे कॉशन और Cl- को बोलेंगे क्या, एनायन। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अगर बोला जाए तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, Ca+ होता है दोस्तों, O- होता है। तो यह भी एक रेशियो में रहता है। रेशियो मतलब दोस्तों इसका एटॉमिक मास का रेशियो लिखा गया है। रेशियो मतलब दोस्तों जो दिया गया है, एटॉमिक मास का रेशियो 5/2 रहता है। मैग्नीशियम सल्फाइड अगर देखा जाए तो ये 3 और 4 के रेशियो में रहते हैं। ये सब चीजें दोस्तों पहले वाले ही दी गई हैं।
अब देखिए दोस्तों, राइटिंग केमिकल फार्मूला। राइटिंग केमिकल फार्मूलास को अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि राइटिंग केमिकल फार्मूलास क्या होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को राइटिंग केमिकल फार्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और कोई भी सुझाव हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे कुछ सुधार करना चाहिए या फिर आप लोग कुछ मुझसे और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।